हेलो, नमस्ते सभी को। आज की क्लास रहेगी हमारी वर्ण विचार से संबंधित। दो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, शब्द शक्ति और वाच्य का। वे टॉपिक ऐसे थे जो हमारे रीट मेंस में नए जुड़े थे, इसलिए उनको पहले करवा दिया गया है। अब क्या है कि कुछ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासें होनी चाहिए, तो आज की क्लास हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही शुरू की है। सबसे पहला सिलेबस में हमारा टॉपिक था वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला या वर्ण विचार का। इसी से आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो देखते हैं आज की क्लास को। वर्ण विचार, इसकी परिभाषा हो जाएगी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड खंड क्या होता है? टुकड़े, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जाते हों वर्ण कहलाते हैं। अर्थात ध्वनि की या भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब भाषा का निर्माण कैसे हुआ है? आप सभी को पता है कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है और सार्थक वाक्यों के मेल से क्या भाषा का निर्माण होता है। तो भाषा की जो मूल इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है जिससे भाषा का निर्माण हुआ है, सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। हम देखते हैं कि जो वाक्य होता है हमारे पास, उसको हम शब्दों में बांट सकते हैं और शब्दों को हम अक्षरों में या वर्णों में बांट सकते हैं, लेकिन वर्णों के और अधिक टुकड़े नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास ए है, आ, ई, कै, ख, ग, इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द। जैसे हमारे पास एक शब्द है कमल, ये अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है भाषा की। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है, लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी कमल। अब देखो, इसको हम टुकड़ों में बांट सकते हैं। कमल को, कमल के टुकड़े करेंगे हम, तो कै के नीचे हलंत लगा देंगे। इसके बाद में इसमें कै में जो एस स्वर मिला हुआ है उसको अलग निकाल देंगे। इसी प्रकार मैं में से भी एस स्वर को अलग कर देंगे और इसी प्रकार ए में से भी ल में से भी एस स्वर को अलग कर देंगे। तो ये क्या हो गया? ये तो जो शब्द था इसके तो हम टुकड़े कर सकते हैं, और शब्दों के सार्थक मेल से जो वाक्य बनता है, वाक्य के भी हम टुकड़े कर सकते हैं। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहाँ तक एक कहलाते हैं तक एक वाक्य है, इसको हम शब्दों में, अर्थात ये जो पद हैं भाषा को अलग लिख सकते हैं, की को अलग, सबसे अलग, छोटी अलग, इकाई अलग, और इन सब का अर्थ भी निकलेगा, स्वतंत्र अर्थ भी निकल जाएगा शब्दों का। तो वाक्य को भी हम टुकड़ों में बांट सकते हैं और शब्द को भी टुकड़ों में बांट सकते हैं। लेकिन सबसे छोटी इकाई, जैसे ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गए? ये प्राप्त हो गए हमारे पास वर्ण। अब इनके और अधिक हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। क्या हम इस कै के टुकड़े कर सकते हैं? क्या इस ए के टुकड़े कर सकते हैं? मैं ए नहीं कर सकते। इनके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी वर्ण कहलाते हैं। तो चलते हैं आगे। वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के भेद बताने आपको सभी को पता है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। आगे देखते हैं। देखो, ये रहे आपके पास वर्ण के भेद, एक तो स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं स्वर होते हैं, और जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है वे व्यंजन होते हैं। ठीक है। स्वरों की संख्या कुल 11 होती है और व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। इस तरह मिलाकर कुल मूल जो वर्ण होते हैं 44 होते हैं, लेकिन जैसे उत्क्षिप्त वर्ण जोड़ देंगे हम, संयुक्त वर्ण जोड़ देंगे, ऐसे करके हमारे पास वर्णों की संख्या 52 प्राप्त होती है। हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि 44 मूल वर्ण होते हैं और इनकी संख्या 52 भी कहीं कहीं मानी गई है। वो कैसे होते हैं और 44 क्यों होते हैं, इन सब के बारे में हम
डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्वर वर्ण। ये रही स्वर की डेफिनेशन आपके सामने। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात स्वतंत्र उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब यहाँ पे अभी अभी मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा था कमल, और उसका वर्ण विच्छेद किया था हमने, जैसे कै का किया तो कै में से क्या निकल गया, कै में से जो ए की ध्वनि निकल गई, अर्थात ए क्या है, ए स्वर है। तो इस कै में कै व्यंजन है और ए स्वर है, तो इस व्यंजन में ए स्वर लगा हुआ है, अर्थात जो व्यंजन होते हैं वे स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, उनके उच्चारण में वर्णों की सहायता अर्थात यूँ कह सकते हैं कि ए स्वर की सहायता ली जाती है। ठीक है। और ये जो ए है ये स्वर है, ये क्या है, स्वर है, ये स्वतंत्र ध्वनि है, इसके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से जो फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से मुंह से बाहर निकलती है। ऐसे उच्चारण, ऐसे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं स्वर वर्ण कितने होते हैं। स्वर वर्ण होते हैं हमारे पास, स्वरों की संख्या होती है 11। ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और फिर आती है हमारी री, फिर ए, आई, ओ और आ। कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। हमारे हिंदी में इनका क्रम ये का ये, संस्कृत में इनका क्रम चेंज हो जाता है। संस्कृत में ए के बाद में ओ आता है और आई के बाद में औ आता है। तो आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हो, हिंदी का ही क्रम याद होना चाहिए। कई बच्चों ने रीट प्री में संस्कृत के जो वर्णों का क्रम था वो याद कर लिया होगा, जैसे अंतस्थ व्यंजन में भी ये रे ले वे, अपने हिंदी में ये रे ले वे क्रम चलता है, लेकिन संस्कृत में इसका क्रम चेंज हो जाता है। उसमें उसमें क्रम चेंज हो जाता है, ये वे रे ले हो जाता है, वे आगे आ जाता है। लेकिन आपको हमारी हिंदी में जो वर्णों का क्रम है उसी के अकॉर्डिंग याद करना है, ए आई ओ औ। ठीक है, यही आपका क्रम रहेगा। और ये कुल स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। अब इन 11 स्वरों को अनेक प्रकार, अनेक भेदों में बांटा गया है। भी आपके सामने केवल 11 ही स्वर हैं, लेकिन 11 स्वरों को कहीं उच्चारण स्थिति के आधार पर, कहीं जिह्वा की स्थिति के आधार पर, कहीं होठों की आकृति के आधार पर, कहीं मुख की आकृति के आधार पर अलग अलग भेदों में बांट दिया गया है। तो उसी का अध्ययन हम आगे करते हैं। स्वरों के भेद। स्वरों का भेद निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। आपने पढ़ा होगा कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। वे स्वर दो प्रकार के नहीं होते हैं, वे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। केवल उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर दो प्रकार के नहीं होते हैं। स्वर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। अब यहाँ पे ह्रस्व शब्द शुद्धि में भी बहुत बार आ चुका है। ये ह्रस्व वाला, ह्रस्व में ये वाला रे लगता है, ये वाला, ठीक है। और हृदय में, हृदय में ये वाला, तो इस तरह से भी आ सकता है आपको ह्रस्व शब्द शुद्धि में ये भी और ये भी। तो राइट कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से ये शुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध शब्द है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व अर्थात छोटे लघु स्वर और दीर्घ अर्थात गुरु या बड़े स्वर, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों प्रकारों को हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं।
ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनको लघु स्वर भी कहते हैं, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो, अर्थात एक मात्रा का समय लगता हो, जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, कम समय लगता हो, ह्रस्व स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अब ये री ह्रस्व स्वरों में क्यों आती है? क्योंकि हिंदी वर्णमाला में बड़ी री तो चलती ही नहीं है। इस री का उच्चारण इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये री, ये जो मात्रा है इस रे वर्ण पर, ये छोटी ई की मात्रा है, इसलिए ये क्या है? ये भी ह्रस्व स्वर है। जिनके उच्चारण में समय कम लगता हो वे ह्रस्व स्वर होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। अब प्रश्न इस तरह से नहीं बनता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। प्रश्न इस तरह से बनता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वरों की संख्या क्या होती है। और आपके पास ऑप्शन में हो जाएगा 2, 3, 4 और 5। इस तरह से आपको बताना है कि मूल स्वर कितने होते हैं। तो मूल स्वर होते हैं 4, ठीक है। ए, छोटी, छोटा ऊ और छोटी री, ये तो हो गए आपके पास ह्रस्व स्वर। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में ह्रस्व स्वरों की तुलना में समय ज्यादा लगता है। दीर्घ का अर्थ ही क्या होता है? बड़ा, अर्थात ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता हो, दुगना समय, 2 मात्रा का समय। अब जैसे फिर से देख लेना है आपको, दीर्घ स्वर दुगना समय किसकी तुलना में? ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है। जैसे हमारे पास आ है, तो आ किससे बना है? ए धन ए, तो दुगना समय लगा कि नहीं? ए तो ह्रस्व स्वर है और एक ए और एक ए को मिलाकर क्या बनता है? आ। तो 2 ए मिलकर आ बनाया है, तो इनमें क्या लगेगा? दीर्घ स्वरों में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता हो, ऐसे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। हमारे पास देखो, आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। ये कुल संख्या कितनी हो गई? कुल संख्या 7 हो गई। तो 4 ह्रस्व स्वर और 7 दीर्घ स्वर। तो स्वर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या कुल कितनी हो गई? कुल स्वर 11 हो गए, और 11 के 11 स्वर हमने उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर पढ़ लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। अब आगे देखते हैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। वैसे इनके नाम से पहचान गए होंगे। अग्र स्वर जिसमें जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय रहता हो, ऐसे स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। अब आप उच्चारण करके देखो, जो 11 स्वर हैं आपके पास, उन सभी का उच्चारण करके देखो। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय रहेगा वे अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे ए आ, ए आ कहाँ से ध्वनि निकल रही है? कहाँ से? भी हमारा जो मुख है, कंठ से ध्वनि निकल रही है, अर्थात ये तो ए मध्य भाग हो गया, ठीक है। तो ये अग्र स्वर में ए आ के बाद में आप सभी स्वरों का जो है उच्चारण करेंगे। ई ई, ई ई, ई ई बोलो। जीभ का जो आगे का भाग है ना, वो थोड़ा सा
दांतों से टच होते हुए वो सक्रिय रहता है। जैसे ऐसे लगता है कि जिह्वा के आगे वाले भाग से ही ई और ई का उच्चारण निकल रहा हो। तो यहाँ पे ई हो गया और बड़े ई हो गया। अब आगे और देखते हैं। ऊ ऊ ऊ ऊ कहाँ से? कंठ की तरफ से आवाज आ रही है, तो इसमें तो आगे का भाग सक्रिय नहीं है। फिर चलते हैं ए आई बोल के देखना है आपको। ए आई ये अग्र स्वर है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। अग्र स्वर जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय रहता हो अग्र स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। ई, बड़े ई, ए और आई। अब बात करते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर अभी मैंने बता ही दिया है और आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मध्य स्वर एक ही होता है। मध्य स्वर एक ही होता है और वो है ए। भाई जिसके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है और हिंदी में केवल एक ही मध्य स्वर है। आपको उच्चारण से समझ में आए नहीं आए लेकिन याद कर लेना है कि मध्य स्वर केवल एक है और वो है ए। अब बात करते हैं पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का जो पीछे का भाग है, पश्च भाग है, वो सक्रिय रहता है, वे पश्च स्वर होते हैं। जैसे आ हो गया हमारे पास और ऊ ओ औ सारे हो गए। ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। और एक और है आगत ध्वनि ओ। जैसे आप कॉलेज ऑफिस वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं। एक आगत ध्वनि है ओ। ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है। तो हमारे पास आ ऊ ओ औ रे ओ, ये हो गए हमारे पास पश्च स्वर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, ये याद रखना आपको। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ये इनकी डेफिनेशन याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको इतना याद करना है कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और अग्र स्वर कौन से हैं, मध्य स्वर कौन सा है और पश्च स्वर कौन से हैं? तो ये आपको ऐसे याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति, होठों की आकृति के आधार पर, अर्थात वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे होठों की आकृति किस प्रकार की बनती है, उसके आधार पर भी स्वरों का भेद किया गया है। और ये स्वरों का भेद 2 प्रकार से किया गया है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, वृत्त की समान। वृत्त कैसा होता है? वृत्त गोल होता है। तो गोल आकार की जो आकृति होती है वे वृत्ताकार होते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की जो आकृति होती है वो गोल नहीं होती, पूर्ण रूप से गोल नहीं होती है, वे अवृत्ताकार होते हैं। ठीक है। और इनमें तो एकदम गोल वृत्त की समान आकृति हो जाती है और इसमें वृत्त की समान नहीं होती है। इतना ध्यान रखना है। डेफिनेशन ध्यान आए नहीं आए लेकिन वर्ण कौन कौन से हैं वो अवश्य याद होने चाहिए। और ओष्ठाकृति का आधार पर कितने भेद हैं स्वरों के वो याद होने चाहिए। ओष्ठाकृति होठों की आकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार। क्लास में ही याद कर लेना आपको, होठों की आकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ठीक है। अब वृत्ताकार कौन कौन से होते हैं? वृत्ताकार में एक तो जो हमारी आगत ध्वनि है ओ हो जाएगा और वही हो जाएंगे हमारे पास ऊ ओ और औ। ओ और औ। ठीक है। ये हो गए वृत्ताकार। अब बात करते हैं अवृत्ताकार। अवृत्ताकार में ए आ गया, आ गया। अब आ ओ का उच्चारण करते समय तो होठ गोल होते हैं लेकिन आ का उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होते हैं। ठीक है। तो ए और आ, ए आ का उच्चारण करके देखना है आपको। ई ए और आई। भी ये इनके उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं और इनसे जो बचे हुए हैं वो सभी किस में आ जाएंगे? अवृत्ताकार में। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, आपको याद आ गया होगा। वृत्ताकार आ ऊ, बड़ा ऊ और औ। अवृत्ताकार ए आ ई ए और आई। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं
मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर कितने वर्गों, कितने भेदों में बांटा गया है? इनको बांटा गया है 4 भेदों में। कौन कौन से? संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। ये ध्यान रखना आपको। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? 4। संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। 2 नाम याद रखने हैं, संवृत और विवृत। संवृत और अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। तो संवृत स्वर क्या होते हैं? संवृत स्वर जिनके उच्चारण में जो जिह्वा का जो भाग होता है वो अधिकतम ऊंचाई पर होता है, अधिकतम ऊंचाई पर होता है। वैसे संवृत का शाब्दिक अर्थ पूछें तो इसका अर्थ होता है बंद, अर्थात जिनके उच्चारण में जो जिह्वा होती है और मुंह होता है कुछ हद तक हमारा बंद सा हो जाता है, बंद सा हो जाता है, वे संवृत स्वर होते हैं। अब इनमें कौन कौन से हो जाएंगे? ए बड़ी ई ऊ, सॉरी ए बोल दिया मैंने, ई बड़ी ई ऊ और बड़ा ऊ। अब इनका उच्चारण करके आपको देखना है, ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ। इनके उच्चारण में मुंह बहुत ज़्यादा नहीं खुलता है, अर्थात बंद सा ही दिखाई देता है, कुछ हद तक हमारा मुंह जो है वो बंद हो जाता है। तो ये तो होते हैं संवृत स्वर। अब अर्धसंवृत स्वर, ठीक है, अर्धसंवृत स्वर भी संवृत स्वर की तुलना में जो हमारी जिह्वा की जो ऊंचाई होती है वह कम होती है, अर्थात ज़्यादा मुंह बंद नहीं होता है, थोड़ा सा मुंह खुला होता है। और ये होते हैं ए और ओ। ये कौन से होते हैं? ए और ओ। अब इस प्रकार विवृत स्वर, अब ये ध्यान रखना, जिस प्रकार मध्य स्वर एक था उसी प्रकार विवृत स्वर भी एक ही है। हिंदी में मध्य स्वर केवल एक है ए और विवृत स्वर केवल एक है आ। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विवृत स्वर का, विवृत स्वर निम्नलिखित में से कौन से हैं? इनमें से कोई भी स्वर दे देंगे तो विवृत स्वर केवल एक ही है आ और मध्य स्वर भी केवल एक ही है ए। ये ध्यान रखना है आपको। विवृत का अर्थ होता है, जैसे संवृत का अर्थ होता है ना बंद, तो विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, बहुत ज़्यादा खुला हुआ। अर्थात जिस स्वरों के उच्चारण में मुंह बहुत ज़्यादा खुला और सर्वाधिक खुला होता है वे विवृत स्वर होते हैं। अब सभी स्वरों का उच्चारण करोगे तो आ स्वर में जितना मुंह खुलता है, अभी कुछ हो भी जाता है, कोई आश्चर्यचकित बात सुन लेते हैं या कोई दुखद बात सुन लेते हैं तो आ, ऐसे मुंह से आ निकलती है, अर्थात मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है आ में। ये होता है विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं अर्धविवृत। अर्धविवृत में जो मुख है वह विवृत स्वर से कम खुलता है, ठीक है, सर्वाधिक खुलता है विवृत में तो, और अर्धविवृत में उससे आधा खुलता है। अर्ध का मतलब आधा, आधा खुलता है। और ऐसे स्वर होते हैं, एक तो हो जाएगा हमारे पास ए हो जाएगा, एक हो जाएगा ये आगत ध्वनि है, और एक आई हो जाएगा, और एक औ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे पास अर्धविवृत स्वर। अब इनको मैंने एक जगह लिख दिया है क्योंकि समझाए तब आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैम ये क्या ई ऊ क्या है पढ़ा रही है ना, तो इसलिए मैंने इनको एक जगह लिख दिया है। इस तरह से मैंने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को छोड़कर सभी स्वरों को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, सभी को पता है। दीर्घ स्वर ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, और ये तो छोटे से छोटे बच्चे को भी याद है कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं। इनको मैंने नोट नहीं किया है। बाकी देखो, अग्र स्वर ई बड़ी ए आई अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर केवल एक होता है ए। पश्य स्वर आ ओ उ और औ, ये पश्य स्वर हैं, ये वृत्ताकार है। अब ये तो देखो, ये किसके आधार पर? ये जिह्वा की स्थिति के आधार पर, ये ओष्ठाकृति के आधार पर, और ये मुखाकृति के आधार पर, ठीक है। 4 भेद पढ़े थे हमने। ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर,
ये जिह्वा की स्थिति के आधार पर, ये ओष्ठाकृति के आधार पर और ये मुखाकृति के आधार पर। अब वृत्ताकार, वृत्ताकार में ओ, उ, ओ और औ। अवृत्ताकार में ए, आ, छोटी बड़ी ए, ऐ। समृद्ध स्वर में ई, बड़ी उ और उ। अर्ध समृद्ध स्वर ए और ओ। विवृत स्वर में आ हो जाएगा और अर्ध विवृत स्वर में ए, ओ, ए, औ। तो ये हमारी स्वरों की क्लास आज समाप्त होती है और कल की क्लास रहेगी हमारी व्यंजन की। कल की क्लास रहेगी हमारी व्यंजन की। तो आशा करती हूँ कि स्वर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।